वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की कुंडली लेकर के आए हूँ। ये तो हर बार लिखती हैं, भैया जी मेरी कुंडली जरूर देख लो, और पता नहीं इतने सारे सवाल कि मेरी कुंडली में नवांश यहाँ से नवा ये अधिपति यहाँ से देख रहा है, तो सुखेश यहाँ देख रहे हैं, तो पंचमेश यहाँ देख रहे हैं, और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम भी देखना। देखिए, एक बात बताता हूँ, मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि आप लोग जो लोग मुझे लिखते हैं प्रत्येक दिन, उन लोगों की प्रत्येक प्रतिक्रिया पे मैं तो बल्कि स्वयं उत्तर भी देता हूँ, और साथ ही साथ कुंडली भले कम देखता हूं लेकिन वहां पे जरूर मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। दूसरी बात कि कई बार एक सवाल के मैं 3-4 बार उत्तर लिख देता हूं, ये भी बात होता है। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग अपने कुंडली जो लोग लिखते हैं वो निस्संदेह ये बात निश्चिंत रहें इस चीज के लिए कि उनकी कुंडली जरूर देखी जाएगी। ये 14 कुंडलियों में से जितनी कुंडलियां हैं, अगर वो उनमें शामिल नहीं हुए कई बार, तो आगे फिर से लूंगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा सोचना भी नहीं है कि इस बार मेरी कुंडली अगर चयनित नहीं होती है तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं और भी कोई जुगाड़ लगाता हूँ ताकि आप लोगों की अधिक से अधिक आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके, और बिल्कुल कुंडली को समझा जा सके। कुंडली को समझना है, समस्याओं के समाधान पे तो चलो दिमाग जाता ही है, पर समझने पे सबसे ज्यादा दिमाग जाना चाहिए। हमें उसी को सबसे ज्यादा ध्यान पे रखना है। आज नेहा जी की कुंडली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं स्पेशली आपको ये बात कहता हूँ, आपने बहुत मुझे देखा है, वक्त दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ये सोचते हैं कई बार कि कल ही मेरी परविंदर तंवर नाम के एक व्यक्ति हैं, मेरे ही हम उम्र के हैं, वो कल मुझे किसी का वीडियो भेज करके बोले थे कि आपके वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाया करिए, इससे व्यूज बढ़ेंगे। श्रीमान, एक बात बताता हूँ, मैं अंकों के पीछे नहीं भागता और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे गंभीर लोग मिले, और जितने ही आप अंकों के पीछे भागेंगे उतने ही स्वयं से दूर होते जाएंगे। शारीरिक कष्ट मिले तो अच्छी बात है, मानसिक कष्ट नहीं होना चाहिए। मानसिक कष्ट ना हो, आप अपने लोगों के निकट रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, आपके जो लोग हैं जो आपको बिल्कुल नजदीक से जानते हैं वो आपके पास हमेशा मौजूद रहें। जो आपको बहुत बचपन से जानते हैं, जो पुराने से जानते हैं, जो आपको तब से जानते हैं जब आप कुछ भी नहीं थे, ये सबसे बड़ा धन होता है। ये एक के पीछे जो शून्य लगाने के चक्कर में पड़ेगा वो निस्संदेह अपने आप से खत्म होता जाता है, टूट जाता है। तो परमात्मा की कभी भी मेरे ऊपर उस तरीके की कृपा न हो कि मेरे मिलियन फॉलोअर हो, नहीं चाहिए ना। 5 ही हो लेकिन दिल के धनी हो, 10 ही हो पर श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं कि 10 हो और 10 में से 5 जो हो वो बाद में जाकर के मेरी शिकायत करें या फिर गिला शिकवा उनके दिमाग में भरा हो। ऐसे दर्शकों की न तो मुझे आवश्यकता है और ना मुझे उसकी चाह है। मैं बड़ा साधारण सोबर आदमी हूँ, वैसे ही चाहता हूँ। बालक हूँ अभी, और उतनी ऊंचाई मुझे देखने की आदत भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे जगह पे हूँ और बहुत व्यवस्थित हूँ, ठीक हूँ मैं, तो मुझे मिलियन की आवश्यकता नहीं है, मैं वो नहीं देखता। व्यूज इतने ही आते हैं, उतने पे ही खुश हूँ। मैं ये बोल रहा था, अपना काम अच्छे से करना जरूरी है। आप उस चीज को कितनी तन्मयता से करते हैं, कितनी ईमानदारी उसमें बरस रही है, और उसमें नोटों की कमी। अब उन्होंने एक बात और भी कही थी, आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा कि मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। बोले कि आप तो बड़े नहीं हो, पर वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा अभी मैं ये फोन उठाना बंद कर दूंगा, आपका फोन बजता है, यहाँ से उठा लेता हूँ तो लगता है अरे वाह ये तो सामान्य व्यक्ति है, पर वही किसी दूसरे ज्योतिषी को फोन करते हैं, उसका असिस्टेंट उठता है तो वाह ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये तो स्वयं भी फोन भी नहीं उठाता। अंतर सिर्फ इतना है, मैं सामने फोन उठा लेता हूँ और सामने वाला नहीं उठाता है। इससे अगर बड़ाई और छोटाई की कभी बात होती है तो निसंदेह मैं नहीं समझता कि इस चीज से किसी को परिभाषित करना चाहिए कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो बहुत छोटा व्यक्ति है। कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सभी अपने अपने काम में, सबके अपने अपने नियम होते हैं, सबकी अपनी अपनी पराकाष्ठा होती है। मैं यहीं खुश हूं और कोई वहीं खुश है, तो किसी से किसी की तुलना नहीं है। सब अपने अपने काम में मस्त हैं, मगन हैं, और बहुत अच्छी बात है। बस मैं इतना जानता हूं, मैं अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहता हूं, उसमें किसी की हस्तक्षेप की स्थिति, ठीक है मैं ठीक हूँ, यहीं पे ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ देखते हैं।
मकर लग्न की कुंडली बनी है इनकी, और एक 18 दिसंबर 1998 की ये हैं, औरंगाबाद बिहार की, 8:44 सुबह में, कृष्ण पक्ष के अमावस्या का जन्म। अब कृष्ण पक्ष के अमावस्या के जन्म को सही से समझने का प्रयास करते हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो, आप अपनी कुंडली में अष्टम भाव को देखिए, अष्टम भाव के अधिपति मित्र की राशि में बैठे हैं और उस पे गुरु की दृष्टि है। मंगल ने शनि को देखा है, जो नीच के हैं, लग्नेश होकर के, जिनका नीच भंग हुआ है। और आपकी कुंडली में जो पंचांग बनता है वो बनता है मार्गशीर्ष माह में। यहाँ पे ये माह सर्वोत्तम माहों में से एक माना जाता है। मैंने कल ही एक जातिका की विलक्षण कुंडली देखी थी जिसमें ये बात कही थी कि मार्गशीर्ष माह यहाँ पे ये बहुत अद्भुत महीना होता है। इस माह में जन्मे लोग बहुत संख्या में परम उच्च स्थिति को प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, आरंभ जो होता है वो थोड़ा कष्ट से बीतता है, ये बात भी पक्के तौर पे देखी जाती है। आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस बात को समझने का प्रयास करना होगा। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण मन भटकता है, मन परेशान रहे, मन चिंतित रहे, व्यथित रहे, सवालिया रहे और दिमाग में कई तरीके का उलूल जुलूल, उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं, निर्णय लेने में गड़बड़ी और कई बार भटकाव रहता है। कई बार पेट पोसने के लिए भी कई बार बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि पेट कम से कम जी जाए, ऐसा भी कई बार भाव पैदा होता है। ऐसा भाव पैदा होता है, ईश्वर न करें ऐसा। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण हेमंत ऋतु, ये बहुत अच्छा। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है, प्रभाव से संपन्न होता है, वैदिकीय लक्षणों से युक्त होता है, यशस्विता का भाव होता है, अनुभवी होता है। क्लियर है? कृष्ण पक्ष के अमावस्या ये आपकी कुंडली का सबसे कमजोर और सबसे खराब पक्ष है। अब इसको मैं अच्छा कैसे देखना चाहूंगा, तो अच्छी बात कैसे, तो चंद्रमा के साथ बुध बैठे हैं। बुध जो भाग्य के अधिपति हैं, इस कुंडली में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह जो अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। इसका मतलब है कि इस कुंडली में चंद्रमा मारक होंगे, इस कुंडली में मंगल मारक होंगे, प्रबल मारक के रूप में मंगल मारक, दूसरे मारक के रूप में सूर्य भी होंगे, लेकिन वो सामान्यतया कमजोर, कभी कभी मारक प्रभाव देंगे, कभी कभी मारक, हमेशा के लिए मारक मंगल होंगे। दूसरे नंबर पे मारक इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। मारक नहीं कहेंगे, उसको पापी कहेंगे। मारक एकमात्र ग्रह इस कुंडली में मंगल, दूसरे नंबर पे चंद्रमा, तीसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए सूर्य, जो सामान्यतया कभी कभी कष्टदायक होंगे, कभी कभी। चौथे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, जो इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मंगल भी इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। मारक और पापी, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, ये पापी भाव होते हैं। तो ये स्थिति बनी, यानी कि सूर्य इस कुंडली में, आप जरा ध्यान से समझें, तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल, ये ठीक है। शनि को परिभाषित करूं तो इस कुंडली, अभी पंचांग बाकी है, शनि इस कुंडली में लग्न और धन भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव के अधिपति होने के कारण मारक होंगे और तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में नीच के बैठे हैं, जिसपे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से वहां पे उनका नीच भंग तो होगा, परंतु अगर इस शनि के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, अगर इस शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और कोई पापक ग्रह उल्टा शनि को देख ले, जैसे कि मंगल देख रहे हैं, वो पापक हैं और इस कुंडली के लिए पापक फलदायी होंगे भी, तो शनि भी स्वयं दूसरे भाव के अधिपति होने के कारण मारक हो जाएंगे। हाँ, ये है थोड़ी सी समस्या। नवांश कुंडली में आप गुरु और शुक्र केंद्र में, दाम्पत्य अच्छा। ये हर बार पूछती थी, भैया मेरा पति कैसा होगा। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठी है, जहां के अधिपति नीच के हैं, डिस्पोजिटर प्लैनेट कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके केंद्र से जो है वो चंद्रमा और बुध जैसे दो शुभ ग्रह बैठे हैं और इस भाव से केंद्र में शुभ ग्रह शुक्र की राशि बनी है, जो कि 12वें भाव में जाकर के बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, पति का प्रेम मिलता है, दाम्पत्य का प्रेम सुखद होता है और साथ ही साथ व्यक्ति थोड़ा, अब आप अपनी कुंडली में यहां पे इसको रोकता हूं, व्यक्ति थोड़ा के बाद गुरु केंद्र में आ रहे हैं 2 नंबर की राशि में, जिसके अधिपति जो है वो केंद्र में ही बैठे हैं। चंद्रमा को यहां पे शुभ, ये जो बोलते हैं वो केंद्राधिपति दोष भी लगेगा, क्योंकि वो केंद्र के अधिपति हैं शुभ ग्रह। लेकिन इस कुंडली में 2 ग्रह जो हैं, जैसे शनि और मंगल, ये दोनों ग्रह केंद्र के अधिपति होते हैं। शुक्र भी पापक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, इस कुंडली के लिए परम शुभ ग्रह और
परम सौभाग्यशाली बनाने वाले ग्रह होते हैं। व्यक्ति का जन्म भी शुक्रवार को हुआ है। योग कारक ग्रह इस कुंडली में शुक्र और बुध बनते हैं। समझ में आ रही होगी बात। छठे भाव के अधिपति बुध, 8वें भाव के अधिपति सूर्य, 12वें भाव के अधिपति गुरु, 12वें भाव के अधिपति परम पापी मारक सूर्य, बुध इस कुंडली में अच्छे होंगे क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में बनेगी। ये एक अच्छी बात और विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति को धनी और व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुणों का प्रवाह करने वाला बना देता है। क्लियर है। पति भाव में राहु बैठे पर कर्क राशि के बैठे हैं जिसके अधिपति नीच के हैं, सप्तमेश नीच के, उस पे राहु की दृष्टि, नीच की ही दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से दाम्पत्य को मिलाकर के करना होगा। परंतु चूंकि इस कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव को देख रहे हैं, राहु से दृष्ट है, व्यक्ति अगर प्रेम विवाह भी करना चाहे तो कर सकता है। चंद्रमा और बुध की स्थिति दोनों एक साथ बैठकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होता, कमजोर नहीं होता, उसे ठीक समझा जाता है। दूसरी बात बता दूं, मंगल जो है वो 9वें भाव में बैठे हैं 6 नंबर की राशि में। रक्त का रोग न हो, कष्ट न हो, आलस्य न हो, पैसे फंसे नहीं, ऋण में व्यक्ति ना जाए और शत्रुता ना पाले, भाग्य से शत्रुता ना करे, अपने से बड़े बुजुर्गों से हमेशा ही सम्मान पूर्वक स्थिति में बात करे, उनका आदर करे, उनके सम्मान की स्थिति को हमेशा ही उसका माथे पे उनको बिठा करके रखे। और साथ ही साथ कोर्ट केस कचहरी आदि से अगर हो सके तो व्यक्ति को जीतना ही है, हारना नहीं है। न्यायालय में व्यक्ति को विजेता बनते देख रहा हूं, नौकरी की स्थिति भी बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि छठे भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि राज्य सरकार की नौकरी देने की स्थिति में व्यक्ति को ले जाता है। व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी में जाने की स्थिति बन रही है। आप अगर राज्य सरकार की नौकरी करेंगी या करना चाहती हैं तो बिल्कुल उसके योग बनते हैं, किसी भी राज्य सरकार की, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे किसी राज्य की। तो ये बात यहां से बनती है। सूर्य बाहर हैं, पर एक बात है कि 12वें भाव के अधिपति धन भाव में आते हैं तो व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है और साथ ही साथ उसकी गंभीरता भी थोड़ी कमजोर सी है। वो गंभीर भी थोड़ा कम है, या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार वो है अंदर से गंभीर, पर कई बार जब उससे लोग रूबरू होते हैं तो उसकी गंभीरता प्रायः नष्ट हो जाती है, या उसकी गंभीरता प्रायः धूमिल सी हो जाती है, या उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। मंगल का प्रभाव सूर्य पे, और सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। सूर्य इस कुंडली के लिए छठे भाव, अष्टम भाव के अधिपति और शुक्र दशम के। व्यक्ति बाहर जाए, अपने जन्म स्थान से दूर जाए, और जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ही ज्यादा लाभ भी प्राप्त करेगा। क्लियर हो रही हैं चीजें। आपका पति ठीक मिलेगा, इस बात के लिए चिंतित मत होइए। यहाँ शुक्र बैठे हैं और साथ ही साथ अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा 12वें भाव में दाम्पत्य सुखद, राहु यहाँ बैठे हैं द्वितीय भाव में। यहाँ पे सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, टूटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पापग्रह की राशि बनी और दो पापग्रह बैठे हैं, तो दाम्पत्य में साहस होता है। व्यक्ति भरोसेमंद होगा, जो भी मिलेगा उस पर आप भरोसा 100% कर सकते हैं कि नहीं ये मेरा साथ निभाएगा, और वो होता भी है साथ निभाने वाला। दूसरी बात बता दूं तो केंद्र में ग्रह बैठने के कारण लाभ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठ रहे हैं। व्यक्ति का पति साम्राज्यशाली होता है, साम्राज्य का अधिपति होता है और पूर्णेंदु होता है, मतलब सुंदर होता है देखने में। और साथ ही साथ सप्तम भाव में अकेले शुक्र सिंह राशि के बैठे हैं। प्रेम तो करता है पर कभी कभी खूंखार भी हो जाता है, मतलब कड़वा बोलने वाला, या फिर कई बार एकाकी हो जाना पड़ता है आपको खुद से। जीवन के एक अंतिम समय पे ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करे या निर्णय लेने में दिक्कत होती है। आपकी कुंडली में सूर्य से पीछे चंद्रमा, ये एक प्रकार का अच्छा योग बनेगा। आपकी कुंडली में बुध और सूर्य एक दूसरे के साथ निकट बैठे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर विलक्षण प्रतिभा का धनी और बुद्धिमान, लेखनी बड़ी मजबूत, सुंदर और सुंदर अक्षरों को लिखने वाला, बुद्धिमती होता है। और साथ ही साथ विदुषी, कविता लिखने वाला, शेरो शायरी करने वाला, अच्छे पंक्तियों के पीछे भागने वाला, ऐसी स्थितियां बनती है। गुरु का प्रभाव यहाँ पेट का रोग ना हो और व्यक्ति प्रभावी होता है, उसकी भुजाओं में कभी कभी दर्द की स्थिति भी बनती है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ, ये व्यक्ति को खोजबीन करने वाला, रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाला, लॉ आदि के क्षेत्र में काम करने वाला, लॉ ऑफिसर भी व्यक्ति कई बार बनता है। दूसरों का धन मैनेज करता है और उसको सलाह देता है, सच्ची सलाह देता है। ये मकर लग्न वाले कभी भी किसी को गंदा सलाह नहीं देते और बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। मकर लग्न की सबसे विलक्षण बात होती है कि कानूनबाज होते हैं, इनको कानूनी दाव पेच बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं, या फिर वो उसका जानकार होता है। इसको देश के नियम कानून और संविधान पे पूरा भरोसा होता है
कि कानून मेरी मदद करेगा, और हमेशा ही प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं, वैज्ञानिक धरातल पे आकर के बात करते हैं, उधेड़ बुन में नहीं रहते, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इनके दिमाग में नहीं होता है। गुरु की नवी दृष्टि यहां पे जा रही है, जिसके अधिपति बाहर सूर्य के साथ अष्टम भाव के अधिपति, ये शौर्य योग होता है। व्यक्ति कई बार पीसीएस परीक्षा में भी अगर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो कर सकता है, पर वो राज्य सरकार के लिए, देश सेवा में थोड़ी सी मशक्कत बाकी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव खाली है, यहाँ के अधिपति 12 में जा रहे हैं, तो कभी कभी मशक्कत भी बनेगी या बन जाती है, करना पड़ता है, अंक कम मिलते हैं, गंभीरता कम हो जाती है। जिस शिक्षक पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कई बार वही दगा दे जाते हैं, ये बात भी दिख रही है। अगर आप गौर करें तो इस कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। मैंने कहा अष्टम और दशम के अधिपति का एक साथ बैठना व्यक्ति को कार्मिक क्षेत्र में कई बार मशक्कत भी करवाता है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, दूर जाना पड़ता है तैयारी करने के लिए। मंगल, चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा सप्तम के अधिपति, बुध छठे के अधिपति। इस वजह से सप्तम और छठे भाव के अधिपति के होने के कारण कई बार व्यक्ति को पीत से संबंधित, वात से संबंधित और कफ से संबंधित समस्या बनती है, लेकिन प्रेम इतना पति का मिलता है कि वो सब बिल्कुल आसान हो जाता है और अच्छा हो जाता है। ये एक अच्छी बात है। चंद्रमा और बुध जन्म कुंडली के पंचम भाव पे दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो चंद्रमा बन रहे हैं वो होते नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन बन रहे हैं पापी ग्रह कृष्ण पक्ष के अमावस्या के होने के कारण, इस वजह से उनका पापक प्रभाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस वजह से यहाँ पे वो कई बार शनि चंद्रमा, मंगल चंद्रमा जब भी आएंगे तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं या मृत्यु के समीप ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। इस वजह से इसको ध्यान रखना होगा। मतलब चंद्रमा की दशा आए तो माता का स्वास्थ्य, चंद्रमा की दशा आए तो खुद का स्वास्थ्य, चंद्रमा की दशा जब चले तो अपने छोटे बेटे या प्रथम द्वितीय पुत्र का जो भाव है उसको आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है ये चीज? आपकी कुंडली में मैंने दशाओं के बारे में अगर चर्चा करी तो पापी ग्रह के बारे में बताया, गुरु पापी, मंगल पापी, सूर्य कभी कभी कष्ट देने वाले बनते हैं, मानसिक ज्यादा, शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा। चंद्रमा मानसिक ज्यादा देता है, चंद्रमा मानसिक कष्ट ज्यादा देता है, और सूर्य भी मानसिक कष्ट ज्यादा देते देखे जाते हैं। ये बात दोनों दिख रही है। नवांश कुंडली में अगर बात करते हैं तो बुध को सूर्य और शनि ने देखा है, जो कि शनि लग्न के अधिपति यहां भी नीच के हैं, यहां भी नीच के हैं। अब जरा गौर करिएगा, एक अद्भुत और बड़ी ही विचित्र बात बताता हूं। आपकी कुंडली में लग्नेश शनि यहां चौथे भाव में जाकर के नीच के हुए हैं, और उस पे गौर करिए तो मंगल की दृष्टि है, जो कि आपकी कुंडली का कौन बनता है? लाभ का अधिपति और जन्म कुंडली का सुखेश। सुख भाव के अधिपति से, ध्यान से समझने की बात है, सुख भाव के अधिपति से या सुख भाव से शनि और मंगल का संबंध बन जाए तो व्यक्ति साम्राज्य का मालिक होता है, उसको नौकरी मिल जाती है, पद धारण करता है, प्रतिष्ठापन्न होता है, सामाजिक होता है और स्वाद लोलुप होता है, खाने का शौकीन होता है। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने ही बल पे छत्र चमर का मालिक होता है, वो खुद के ही बल पे सब कुछ करना चाहता है। किसी से उसको अगर कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाती है तो वो कई बार उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। अलग बात है कि उसके पास उसकी स्थिति है कि नहीं है। अगर उसके पास वो स्थिति रहेगी कि वो उसको खरीद सकता है तो अपने पैसों पर ही वो सारा ऐशो आराम करना चाहता है, किसी के देने पे नहीं करना चाहता। मतलब वो खुद के हाथ से बनाए हुए भोजन को करना चाहता है, और खुद से मारा हुआ, खुद से हिंसा किया हुआ व्यक्ति उसका शिकार होता है। वो किसी अन्य के मारे गए भोजन पे नहीं झपटता है, खुद शिकार करता है और खुद खाता है। शनि के बारे में एक बड़ी विचित्र बात है, बताता हूं। शनि जो है वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, भक्त हैं, थे नहीं हैं, और ये इतने लीन रहते थे कि इनको कुछ भी सूझता ही नहीं था। मतलब व्यवहारिक धरातल पे ये किसी को समझते ही नहीं थे, और इतना ज्यादा तल्लीन रहते थे भगवान कृष्ण की भक्ति में कि स्वयं नीला वस्त्र धारण कर लिया। इनकी ये पुत्र हैं सूर्य और छाया के। पुत्र होने के बाद जब इनकी स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद इनकी शादी हो गई चित्ररथ की कन्या से। जब इनका विवाह हुआ तो इनकी पत्नी रजस्वला हो गई। रजस्वला होने के बाद वो इनका इंतजार कर रही थी कि अब मेरे पति आएंगे मेरे पास और मुझे संतान का सुख मिल जाएगा। पर ये शनिदेव कृष्ण भक्ति में निमग्न थे और संसार को देख ही नहीं रहे थे। इसीलिए शनि की जब दशा आती है तो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से लिप्त होना चाहता है या उसको वैराग्य आता है।
अब ये इंतजार करते 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 रात बीत गई और ऋतुकाल खत्म हो गया। फिर उसके बाद जब शनि आते हैं सामने, तो उनकी पत्नी ने उन्हें शाप दे डाला, जा मैं तुझे शाप देती हूं, तू जिसके ऊपर देखेगा उसका वो भाव नष्ट हो जाएगा, या उसका वो भाव खराब हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। शनि नीच के यहां भी हैं, शनि नीच के यहां भी हैं, ये बली हैं। यहां भी शनि आपकी कुंडली में नीच की राशि को निकल करके अष्टम भाव में आ रहे हैं, व्यक्ति को रणनीतिकार बनाते हैं और व्यक्ति को बहुत ज्यादा डीप थॉट में ले जाने वाला बना देते हैं। ज्योतिष का ज्ञान, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, इस तरीके का काम व्यक्ति करता है और व्यक्ति इन सब चीजों में उसकी जो प्रभाव की स्थिति होती है वो बड़ी तीव्र होती है। तो आपकी कुंडली में शुक्र यहां भी बैठे हैं और गुरु यहाँ मंगल के साथ शिक्षक योग और बुध के साथ शिक्षक योग लगा रहे हैं। यहाँ पे गुरु केंद्र में, यहाँ पे गुरु जो है वो जन्म कुंडली में उनकी 5वीं दृष्टि प्रतियोगिता भाव पे, ये बड़ी अच्छी बात है, कर्म क्षेत्र के लिए ठीक रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही थी, ये अच्छी बात है, अनुभवी बनाएंगे। यहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, यहाँ भी मतलब कर्म क्षेत्र पे अगर गुरु का प्रभाव हमेशा रहे या केंद्र में रहे तो आपकी कुंडली के लिए गुरु चाहे परम पापी कितने भी हों, और मैंने ये कार्यक्रम बात करके बताई थी कि चाहे शुभ ग्रह कितना ही पापी होकर के बैठा हो तो फिर भी वो अपनी दशा काल में कुछ ना कुछ आपको शुभता दे ही देता है। और पाप ग्रह चाहे कितने ही शुभदायी होकर के बैठे हों, वो थोड़े बहुत असमंजस की स्थिति में होते हैं। और आपकी कुंडली तो मकर लग्न की है जहां स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी पापी हो जाते हैं। इस कुंडली में 2 ग्रह अच्छे होते हैं, बुध और शुक्र। आपकी कुंडली में ये स्थिति आपकी कुंडली की रही। अब आपकी कुंडली में आपने जो सवाल भी पूछे थे, नौकरी की स्थिति है पर सरकारी क्षेत्र में राज्य सरकार की नौकरी ज्यादा बनती है। गुरु मंगल आपकी कुंडली में शिक्षक ये योग लगा रहे हैं, सूर्य राहु के साथ आत्मबल को कमजोर करने का काम कभी कभी करेंगे, लेकिन वहां वो धनु राशि के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति कट्टरपंथी होता है, धार्मिक होता है और अपने धर्म के विरोध में, और जिसको वो मान लेता है कि नहीं ये मेरा है, जैसे होता है ना कि मैं मान बैठा हूं कि मेरा ये है या फिर वो मेरा ही रहेगा, उसको कभी भी वो छोड़ता नहीं है। और जिसको पकड़ लेता है उस पर कभी भी संदेह नहीं करता और उसके बारे में कभी भी अनिर्णय की स्थिति में नहीं होता। मतलब भरोसा कर लिया तो कर लिया, उसको दोबारा छोड़ेगा नहीं, ऐसा देखने में आता है। आपकी कुंडली अच्छी है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति बुद्धिमान होता है, पर कई बार उसको उसकी वाणी का दोष लग जाता है। वो कई बार बोलता है पर उसकी वाणी का 100% प्रभाव नहीं पड़ता। आपको गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। शूल योग में जन्मे होने के कारण यहाँ गले में एक फांस लग जाती है, या फिर फांस मतलब फिजिकली नहीं बोल रहा, कई बार आपके साथ चीट हो जाता है जो जीवन भर आपको कौंधता रहता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों पे भरोसा कम करिए जो आपको एक बार में आप उसको ताड़ जाइए या तो समझ जाइए। हालांकि मैं किसी मकर लग्न वाले थोड़े जजमेंटल भी होते हैं, तो इतनी जल्दी किसी को भी जज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि चतुर्थ स्थान में ही नीच के शनि बैठे हैं। ये कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा मशक्कत भी करवाने लगते हैं, तो ये बात भी बनती है। चतुष्पाद योग ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के पास सात्विकता है, वो गुरु तुल्य है, गंभीर है, होना ही चाहिए। शुक्रवार को जन्मे हैं तो अनुभवी है, व्यक्ति प्रभाव से संपन्न अपने आप को और भी ज्यादा बना सकता है। क्लियर हो रही हैं चीजें? अब तो मैं जल्दी नहीं बोल रहा, तो धीरे धीरे बोल रहा हूं। ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। आप जरा अपनी कुंडली के प्रतियोगिता भाव को देखिए। दशमांश कुंडली में प्रतियोगिता भाव के अधिपति लग्न में बैठ रहे हैं मंगल के साथ, जो कि धन भाव के अधिपति हैं। कई बार काम शुरू करने से पहले अपना काम व्यक्ति जब काम शुरू करना चाहे तो उसको मशक्कत करनी पड़ती है, या कई बार पैसे का कम होना या फंड कई बार कमजोर हो जाता है, लेकिन बाद में वो उसको राइज कर लेता है। और जैसे ही वो राइज कर लेता है तो फिर वो विलक्षण हो जाता है और मजबूत हो जाता है और जीरो से शुरू करके अनंत तक की यात्रा भी कर देता है। आपकी कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं, 12वें के अधिपति होकर के धन सोखने का काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप अगर बाहर जाकर के अपने जन्म स्थान से जितना ज्यादा दूर जाकर के काम करेंगे उतना ही ज्यादा काम होगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति, चतुर्थ स्थान को शनि का प्रभाव, व्यक्ति अपने बल पर भूमि, भवन, वाहन और गाड़ियों का, गायों का, भैंसों का, इन सब चीजों का सुख प्राप्त करता है। इन्होंने ये भी सवाल पूछा था, भैया मेरे ससुराल में गाय होगी कि नहीं, मेरा पति पूजा करने वाला होगा कि नहीं। ये कितने अच्छे सवाल हैं। और इस तरीके से एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती है कि व्यक्ति कितना शुद्ध मन का है। मकर लग्न वालों पे कभी कभी अत्यंत तीव्रता से तुरंत क्रोध आ जाता है,
लोग मकर लग्न वाले जो होते हैं, और ये हीन लग्न कहा जाता है। ये एक ऐसा लग्न है जो कई बार, क्योंकि इसमें गुरु ही अच्छे भाव के अधिपति नहीं बैठते, सूर्य ही अष्टम के अधिपति हो जाते हैं, चंद्रमा ही मारकेश हो जाते हैं, स्वयं शनि भी मारक हो जाता है क्योंकि द्वितीय के अधिपति हो जाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अद्भुत है कि मैंने एक कार्यक्रम करके बात कही थी कि जन्म कुंडली के मारक ग्रह या जन्म कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव के अधिपति नीच के होकर के लग्न को देख रहे हैं तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। नीच के होकर के लग्न को देख रहे हैं तो ये राजयोगों की भांति परिणाम देने वाला हो जाता है। भाग्य भाव के अधिपति से गुरु अगर केंद्र में होते हो या भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि हो या भाग्येश पे गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति का भाग्य लाभ होता है, भाग्य का संपन्न होता है। तो भाग्य के अधिपति से गुरु केंद्र में है, चौथे बैठे हैं, चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, ये और भी ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते थे लेकिन नहीं देंगे क्योंकि वो अमावस्या दोष से पीड़ित है, उनको अमावस्या दोष लगा है। चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल निकट चले गए, चंद्रमा के ठीक आगे शुक्र का बैठना, शुक्र के ठीक आगे मकर लग्न में केतु का बैठना व्यक्ति को डिपेंडेबल बना देता है। बचपन में व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट देता रहता है और कई बार ऑप्शन ढूंढते ही या सामने से ऑप्शन मिलते ही कंफ्यूजन बरकरार हो जाए या तुरंत ही कंफ्यूज हो जाए। इस वजह से चीजों को बार बार पढ़ने की हिदायत देता हूं। बार बार पढ़िए, एनालाइज करिए, मेमोराइज करिए चीजों को, एक एक चीज को बार बार पढ़ने से। और कभी भी ये चीज ना सोचिए कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, उसको बार बार आपको कंप्लीट करना होगा क्योंकि चंद्रमा के साथ बुध बैठे हैं। कई बार अतिशयोक्ति बोल जाता है या कई बार अति कर देता है कि नहीं मेरा ठीक है, नहीं मेरा ठीक है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। ये बात क्लियर है। राहु का प्रभाव चंद्रमा और बुध दोनों को प्रभावित, हालांकि यहाँ पे बुध को देखेंगे तो विलक्षण बनाएंगे। बुध अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, बुध एक लग्नेश के नक्षत्र में, जो ग्रह स्वयं बली हो रहा है। इस वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका प्रभाव ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। बुध और चंद्रमा एकादशवें भाव में बैठ करके कई जगह से लेकिन शुद्धतम अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति धन प्राप्त करता है, गलत और गंदे जगह से धन नहीं प्राप्त करना चाहता है। आत्मबल कमजोर होगा जरूर, लेकिन सूर्य ठीक है क्योंकि उनके ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल यहाँ पे बनते हैं 11वें और सुख के अधिपति। सुख के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति से बनेगा। यहाँ पे सूर्य और मंगल बहुत अच्छे नहीं होंगे, इस वजह से थोड़ी कमजोरी होगी क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति पे अगर सुख भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ेगी तो कई बार वो उससे दूर भी लेके जाते हैं या फिर कई बार यहाँ पे एक दूरी पैदा हो जाती है या फिर कई बार ऊर्जा का हनन होता है। ये बात भी देखने को मिलती है, ये बात दिख रही है। गुरु का प्रभाव यहाँ बताया, शुक्र का प्रभाव बता दिया, शुक्र का प्रभाव यहाँ जा रहा है, ये व्यक्ति को लाभकारी स्थिति में रखने का प्रभाव विकसित करता है। मैं क्या बोल रहा था कि ये स्थिति बनती है ऊर्जा के हंता या व्यक्ति को कई बार ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ती है। आपकी कुंडली में लग्न के जो अधिपति हैं वो चतुर्थ में बैठे हैं और साथ ही साथ जरा गौर करिए तो वो गुरु से उनका कोई संबंध नहीं है। गुरु से संबंध कैसा बन रहा है? क्योंकि गुरु धन भाव में अकेले बैठे हैं और धन भाव के अधिपति शनि जो हैं वो यहाँ पे लग्नेश बन जा रहे हैं। यहाँ का जो लग्नेश है वहां पे भी लग्नेश ही बन रहा है, यहाँ पे उसकी उच्च राशि बनी है। इसका मतलब है कि शनि और शुक्र आपकी कुंडली में अपनी दशाओं में अच्छे परिणाम देंगे। बुध भी अच्छा परिणाम देगा, गुरु ना चाहते हुए भी अच्छे परिणाम देंगे। तो ये 3 से 4 ग्रह तो आपके पक्ष में आ गए। बुध और चंद्रमा, बुध अच्छे, शुक्र अच्छे, गुरु ना चाहते हुए भी अच्छे देंगे। मंगल कैसे देंगे? तो मंगल आपकी कुंडली में बनते हैं, वो पंचम भाव में बैठे हैं जो कि बनते हैं अष्टम दशम के अधिपति। वो कर्म क्षेत्र के लिए व्यक्ति को कई बार साहस देते रहेंगे और वो व्यक्ति को बेहतरीन बनाने का हमेशा ही प्रभाव देते रहेंगे। व्यक्ति कभी भी हारेगा नहीं और अंतिम प्रयास तक, अंतिम सांस तक अपना जो है वो प्रयास करता रहता है। ये बात बनती है। आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति जहां बैठे हैं, गौर करिए, इसके अधिपति जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठे हैं। ये एक अद्भुत और अच्छी बात होती है, बार बार ये मक्खी, तो ये स्थिति बनती है। शुक्र जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र के केंद्र में होने और मंगल से केतु के केंद्र में होने के कारण व्यक्ति के रिसर्च वाले क्षेत्रों को मैं मजबूत देख रहा हूं। व्यक्ति को खोजबीन करना चाहिए और हमेशा ही अपने पेट का ख्याल रखना होगा। ये बात भी दिख रही है। कुछ इसी तरीके से, मक्खी ने तो परेशान कर दिया मुझे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताना बाकी है। गीता जी के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो मूर्ख मनुष्य होते हैं वो मुझ पे संदेह करते हैं। मुझ पे मतलब परमात्मा पे। जो मूढ़ मनुष्य है वो वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी था, आगे भविष्य में भी रहेगा, लेकिन मैं तो उसे जानता हूं। परमात्मा, ये भगवान स्वयं वहां पे अर्जुन को ये बात कहते हैं कि वहां मैं तो उसको जानता हूं,
पर वो मेरे ही द्वारा रचित माया के कारण वो मुझ पे ही संदेह कर बैठता है। और वस्तुतः यहाँ पे एक बात बड़ी अद्भुत है कि आपको इस चीज को समझना होगा कि ये इतनी विचित्र है कि आपको इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से अंदर घुसा लेती है कि आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, या फिर उसी को सच्चाई मान लेते हो कि यही सही है, यही सही है। कई बार फिल्म इतना जबरदस्त बन जाता है कि हम उसको कई दिन तक भूलते ही नहीं है, कई दिन तक उसी में समा जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो फिल्म ही है ना। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, जब आप फिल्म देखते हैं तो वहीं पे घुस करके नहीं रहते, बाहर भी निकलना पड़ता है। सिनेमा हॉल में ही हमेशा थोड़ी रहते हैं, उससे बाहर भी निकलना पड़ता है। इसका मतलब है कि यही बात हमारे साथ भी घटित होती है कि हम इतने ज्यादा इसमें समाहित हो गए हैं फिल्मी दुनिया में कि अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पाते। और यही कारण है कि हम कई बार बाहर भूल करके अब बैठ जाते हैं, मेरा बच्चा बाहर है, मेरा जो है वो मेरे पिता बाहर है, मेरी माता जी बाहर है, हम भूल जाते हैं। मतलब ये माया है। और ये किसके द्वारा बनाई गई? ये डायरेक्टर जो है वो कितने बेहतरीन तरीके से एक्टिंग करवा रहा है सबसे कि हम इसी को सच्चाई मान बैठे हैं। अद्भुत बात है जिसको कि समझना होगा। ये माया का पर्दा जितनी जल्दी हट जाए उतना ही बढ़िया, तभी ये अंकों का खेल खत्म होगा। आप मिलियन सब्सक्राइबर के पीछे भागोगे, आप पता नहीं कितना भागोगे, और पता नहीं अंकों का जोड़ एक के पीछे 0 0 0 0 0 0 लगाते जाओ, पर जितने तरीके से 0 लगाना चाहेंगे उतने ही ज्यादा अपने आप से दूर होते जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।